नमस्कार। हीलिंग पाठशाला में आप सबका स्वागत है। हर बार हम नए नए विषय पे बात करते हैं, तो आज के एपिसोड में कुछ नया हम लेके आने की कोशिश करते हैं जो आजकल की हर एक लोगों की समस्या है। खास करके नई पीढ़ी में तो ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि नई पीढ़ी की हम दोष दे सकते हैं, पुराने में भी है, लेकिन वो खुल के बात नहीं करते थे। मुझे ये जेंजी या जो भी आप नया नाम दो, उनके साथ एक अच्छा ये लगता है, वो खुल के बात कर लेते हैं। कोई तकलीफ़ होती है तो बताते हैं मुझे यहाँ तकलीफ़ है, यहाँ तकलीफ़ है, क्लियरली। लेकिन वो तकलीफ़ क्यों हो रही है, उसका कोई समाधान है क्या? जैसे कि मैरिज के बारे में बात करें तो आजकल के लग्न जीवन में ज़्यादातर टिकते नहीं है। पहले वाले को देखो तो बहुत लंबा होता था। मेरी बुआ यूएस गई थी काफ़ी टाइम, क्योंकि 88 में तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया। इससे पहले तो काफ़ी 30-40 साल पहले की बात है। तो वहाँ एक लेडी ने उनको पूछा, ये कौन है? बोले मेरे हस्बैंड है। बोले कौन से? बोले कौन से? बोले तो फर्स्ट ही है और एंड तक यही रहेंगे। बोले नॉट पॉसिबल। बोले इंडिया में हर एक का होता है। बोले सच में? तो मुझे इंडिया देखने आना पड़ेगा, क्योंकि मेरे साथ जो है वो मेरा 5वां पति है, तो वहाँ के लिए वो कॉमन है। हमारे वहाँ तो कॉमन नहीं था, लेकिन अभी अभी हम लोग वो देख रहे हैं। क्योंकि बीच में एक फैमिली कोर्ट में हम लोग गए थे तो देखा कि यंग एज वाले भी वहाँ केस फाइल करके खड़े हैं अपने लिए। तो ये सब गड़बड़ होता है, राइट? तो ऐसा क्यों होता है? एक तो पहला प्रॉब्लम तो ये है कि लोगों को अब मैरिज नहीं करना है क्योंकि जिम्मेदारियां नहीं लेनी है। फ्रीडम चाहिए या अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से बिताना, वो ज़्यादा प्रेफरेंस रहता है। एक ये इशू है। और रिलेशनशिप में मतलब अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ मैरिड कपल को ये लागू होता है। जो लिव इन रिलेशनशिप में होते हैं वैसे भी बहुत सारे कपल्स को भी ये चीज़ें लागू होती है। तो पहला स्टेज कोई भी रिलेशन का जो होता है वो सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं हनीमून स्टेज होता है। तो नया नया प्यार होता है, तो एक दूसरे की हर बात अच्छी लगती है, कमज़ोरियाँ नहीं दिखती है, सिर्फ प्यार या ये बहुत क्यूट है या ऐसा है वैसा है सब दिखता है। तो सबसे पहले स्टेज में आपको गलतियाँ भी नज़र नहीं आती है, सिर्फ प्यार होता है। हाँ, लोग दौड़ दौड़ के एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, मिलने चॉकलेट जाते डे, हैं। ये डे, वो डे, सब मना लेते हैं। तो इसीलिए पहला स्टेज बहुत ही आप कह सकते हैं कि वो फेरी टेल वाला स्टेज होता है, प्रिंस चार्मिंग या प्रिंसेस जो भी है। उसके बाद अगर साथ में रहना शुरू करते हैं तो शुरू शुरू में तो थोड़ा वक्त तो यही स्टेज चलता रहता है। उसके बाद में रियलिटी आती है। जैसे तौलिया कहीं भी डाल दिया या घर बिखरा हुआ पड़ा है, घर या रूम जो भी है बिखरा हुआ पड़ा है, तो वो स्टेज आता है कि तुमने ये क्यों नहीं रखा या तुमने ये काम क्यों नहीं किया, मैंने इतना सारा काम किया तुमने कुछ नहीं किया, या तुम ऐसा करते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। वो वाला स्टेज आता है। मैं हमेशा ये सबको बताता जी हूँ जी कि नॉर्मली हनीमून के बाद में या वेरी नेक्स्ट डे ऑफ मैरिज रियलिटी का पता चल जाता है। आप कितने भी कंपेनियन हो, कितने भी साथ में घूमे हो, लेकिन जब साथ में एक रूम शेयर करते हैं तो पता चलता है सुबह वो उठ के टंग क्लीन करेगा और आवाज़ करेगा ए। तो बोलेंगे ऐसे कौन करता है? बोले 23 साल से कर रहा हूँ। अभी तू आदत डाल दे। अभी उसको ये पसंद नहीं है, फिर भी क्या करेंगे? फिर मुंह पोंछ के तौलिया डाल के चला गया। बोले ऐसे कौन तौलिया डालता है? लगाओ बराबर। बोले पहली मेरी माँ करती थी, अभी तुम करना। तो तब मैं बोलता हूँ वेलकम टू हैप्पी मैरिड लाइफ। हाँ, एक दूसरे की जो रोज़ रोज़ साथ रहने से जो आदतें पता चलती है वो ऐसे ही बाहर मिलने से या जैसे घूमने चले गए, डेट पे चले गए, उसमें रूटीन लाइफ की जो आदतें होती हैं, इवन कुछ आदतें सीजनल भी होती है। मान लीजिए गर्मियों में पसीना ज़्यादा होता है तो एक को 2 टाइम नहाने की आदत है, दूसरा ऐसे ही पसीने वाला सो जाता है। तो ऐसी बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो 1-2 साल साथ में रहो उसमें पता चलती है। तो ये रियलिटी चेक वाला टाइम होता है और फिर एक दूसरे की कमियां नज़र आने लगती है। और जब कमियां नज़र आती है तो ये फिर उसको इसको मैं सुधार के रहूँगी या रहूँगा जो भी है,
वो वाला स्टेज आता है और फिर लड़ाई शुरू होती है मेरे हिसाब से, राइट? लड़ाई या फ्रिक्शन शुरू होता है, जी। क्योंकि पिक्चर तो बाकी होता है ना, ये तो शुरू के दिन होते हैं, तो फ्रिक्शन होता है, थोड़ा थोड़ा इनडायरेक्टली बात करना शुरू होता है, इनडायरेक्टली नाराज़गी व्यक्त करना होता है, इसके बाद में जाके आगे आंख बड़ी होना, कुछ चीज़ पटकना, ये सब शुरू हो जाता है, या अपने घर वालों को जाके बोलते हैं, और जब घर वाले इन्वॉल्व होते हैं तो ज़्यादा तकलीफ होती है। और फिर रिलेशनशिप में एक दूसरे से जो उम्मीदें होती है वो फुलफिल नहीं होती है, इसलिए डिसअपॉइंटमेंट वाला टाइम आता है। ओके, तो जो मैं इसको सुधार के रहूँगा या सुधार के रहूँगी वाला जो स्टेज होता है, और फिर सामने वाले में बदलाव नहीं आता है, उन्हें ऐसा लगता है कि मैं क्यों अपने आप को बदलूं, उन्हें प्रॉब्लम है तो वो एडजस्ट कर ले, मेरे सिवा बाकी सभी को एडजस्ट करना चाहिए। लेकिन तो डिसअपॉइंटमेंट में, सॉरी बीच में से, डिसअपॉइंटमेंट में इसलिए होता है क्योंकि मेरी अपेक्षा ज़्यादा होती है कि मैं आऊँ तो आपको आके मुझे पानी देना है, मैं आऊँ तो पता है क्या मुझे शाम को चाय पीने की आदत है तो चाय तैयार होनी चाहिए, इतना नहीं कर सकते, रास्ते से बोल दिया मैंने तो सामने वाले की तकलीफ क्या है वो सुनने के बदले एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाने से डिसअपॉइंटमेंट फिर उसका पुलिंदा बनता जाता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद चालू हो जाता है। नॉर्मल लाइफ में होता ही है, पहले भी अकेले होते थे तब भी ऐसा होता ही था, लेकिन तब हम मार्क नहीं करते थे क्योंकि वी आर यूज्ड टू विद दैट, कि हमारी अपेक्षा किसके साथ होती है, पेरेंट्स तो वही हैं, इतने साल से हैं, 23 साल हो गए आपको या 25 साल हो गए, आपके वही पेरेंट्स हैं क्योंकि आपको उसकी आदत होगी। जब नई व्यक्ति आती है तो वो मेरी है, इसके लिए आपकी आदत में वो अपेक्षा बढ़ जाती है, तो डिसअपॉइंटमेंट हर एक चीज़ में दिखती है फिर। हाँ, क्योंकि ये रिलेशनशिप होती है तो एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे से ज़्यादा होती है, और अगर वो फीमेल है तो एक फीमेल का एक बेसिक नेचर होता है कि मैं बोलूँ ना और सामने वाला समझ जाए। तो फीमेल जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है, छोटी छोटी बातों से फीमेल को फ़र्क पड़ता है, और मेल कुदरती तरीके से ऐसा है क्योंकि भगवान ने ही ऐसा बनाया है उन्हें कि उन्हें छोटी छोटी चीज़ें नज़र ही नहीं आती है। तो ये दोनों चीज़ें जब मैच नहीं होती है तो क्योंकि एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही है, इसीलिए डिसअपॉइंटमेंट वाला स्टेज आता है। वो शादी के साइड इफेक्ट मूवी का एक डायलॉग है, वो पत्नी पति को कुछ बोलती है तो पत्नी जो है उसको वो पूछता है तुम क्या चाहती हो, बोले मैं कुछ नहीं चाहती, मैं ये चाहती हूँ कि तुम ये चाहो कि तुम ना जाओ। बोले मतलब मैं ना जाऊँ, बोले मैंने कब बोला। तो ये वाला स्टेज होता है कि आप सामने वाले की बात बिना समझे यानी बिना बोले वो क्या चाहते हैं वो समझ लो, तो लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में, तो इसलिए डिसअपॉइंटमेंट बढ़ जाती है। इसका उकेल क्या है, इसका आप क्या कर सकते हैं? प्रॉब्लम ये होती है कि ज़्यादातर कपल्स जो हैं वो ये डिसअपॉइंटमेंट वाला जो स्टेज है वो पार नहीं कर पाते हैं। तो जितने भी ब्रेकअप्स या डिवोर्स या किसी भी तरीके से अलग होने वाले जो केसेस होते हैं, वो ये थर्ड डिसअपॉइंटमेंट वाला जो स्टेज है वहाँ पे आके वो रिलेशंस अटक जाते हैं। बट इसका सॉल्यूशन है एडजस्टमेंट, एक दूसरे को जैसे हैं वैसे स्वीकार करके, 2 कदम तुम चलो 2 कदम हम चले करके थोड़ा थोड़ा, क्योंकि नोबडी इज़ परफेक्ट, तो एक दूसरे को जब आपने पसंद किया है, क्योंकि अभी अरेंज मैरिज हो अगर है इन केस, तो भी काफ़ी लंबा वक्त दिया जाता है लोगों को एक दूसरे को समझकर हाँ या ना बोलने के लिए। तो ऐसे ही अभी हाँ नहीं बोलते हैं आजकल के यंगस्टर्स जो हैं वो, तो खुद ने ही पसंद किया है, तो जब आप उनकी अच्छाई या उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, सद्गुण जिसे आप कह सकते हैं, उनको स्वीकार करते हैं, तो उसके साथ जो कमियां हैं, कमज़ोरियां या वीकनेसेस जो हैं, उनको भी स्वीकार करके ये ऐसा ही है, ऐसा अगर स्वीकार करके एडजस्ट करना शुरू करते हैं दोनों लोग, ये किसी एक को लागू नहीं होता है, तो फिर थोड़ा सा धीरे धीरे हार्मनी बढ़ता है मेरे हिसाब से। ये क्या होता है, आपको वी में से मी बनना है, एक दूसरे का पूरक बनना है, लेकिन एडजस्टमेंट करने के टाइम ये नहीं होना चाहिए कि मैं ही क्यों एडजस्ट करूं, दोनों को करना है। तो जब दोनों करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम यहाँ आता है ना कि मैं ही एडजस्ट करूं, सामने वाला ना करे, लेकिन उसकी कोशिश को तो देखो या उसको अप्रिशिएट करो कि भाई तुम जो कर रहे हो वो ज़्यादा अच्छा है,
तुम मेरे लिए इतना तो कर ही रहे हो। क्योंकि नॉर्मली मैंने ये देखा है, जब ये डिस्टर्बेंस आता है ना तो साथी सलाहकार बहुत बढ़ जाते हैं, परिवार वाले, फ्रेंड्स, और उसमें भी जिसके ऊपर गुजरी हुई है, उसने डिवोर्स फाइल कर दिया है, वो सामने वाले को बोलेंगे नहीं तुम्हारी बात सही है, तुम्हें भी डिवोर्स फाइल करना चाहिए, या तुम एक बार घर छोड़ के तो देख लो। ये उकसाने वाले जो है ना, थर्ड पार्टी एंटर होती है तब तो डेफिनेटली गड़बड़ हो जाती है। तो ये ना हो, ये देखना है। और दोनों तरफ से, ऐसा नहीं है कि लड़का या लड़की, बट ये आता है मैंने सहन किया है तुम मत करना। पेरेंट्स, तो इट्स नॉट अबाउट सहन करना, कि इट्स अबाउट एडजस्टमेंट। क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों के पेरेंट्स बोलते हैं तुम इतना इतना तो बिल्कुल मत चलाना, कि क्योंकि हमने चलाया तो हमें सहन करना पड़ा। तो उसको सहन करना है, उसकी जगह आप अगर ऐसे समझें कि सामने वाले की जो भी कमजोरियां हैं उसको स्वीकार करके उनको निभाना, साथ रहना और प्यार से साथ रहना। क्योंकि जैसे अगर वो आपकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतर रहे हैं, तो क्या आप उनकी उम्मीदों पे खरे उतर रहे हैं? तो ये एक हमेशा ये एक सवाल रहता है कि मुझे ऐसा चाहिए, ये सभी लोग मानते हैं, पर सामने वाले को जैसा चाहिए वैसा मैं हूँ या वैसी मैं हूँ, तो ये नहीं देखते हैं लोग, जिस वजह से प्रॉब्लम्स आती है और उस वजह से फिर एडजस्टमेंट नहीं होती है। लोग नॉर्मली क्या होता है, जब थोड़ा फाइट होता है ना तो थर्ड पार्टी ढूंढना शुरू कर देते हैं या किसी के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसे ही मान लेते हैं अभी मुझे इसको ब्रेकअप ही करना है। वी डोंट नो रियल में होगा कि नहीं होगा, पहले ट्राई करके तो देखो। कि एक हमारे एक एडवोकेट मित्र है, उसके साथ में यही सब चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला सर हमारे पास जितने भी लोग आते हैं डिवोर्स 100% करना है, वो बताए नहीं बताए उसके पास एक स्पेयर व्हील तैयार होता है तब भी आते। तो वहाँ पता चल जाता है कि रियल में क्या है वो। तो जब ये एडजस्टमेंट वाला स्टेज एक बार क्रॉस कर लेते हैं लोग, उसके बाद धीरे धीरे एक दूसरे को स्वीकार करके कंपेनियनशिप जो है, यानी वो एक दूसरे के, जैसे आपने बोला, पूरक होते हैं, तो कंपेनियनशिप यानी एक दूसरे को प्यार से स्वीकार करके एक साथ ज़िंदगी बिताने वाला जो स्टेज है वो शुरू होता है। तो जब सामने वाले व्यक्ति को एक अलग नज़रिए से देखा जाता है कि मुझे इसके साथ इनकी जो गुण है या जो कमियां हैं उनके साथ पूरी ज़िंदगी बितानी है, तो धीरे धीरे स्वीकार करके ज़्यादा हार्मनी से, ज़्यादा समझदारी से और ज़्यादा प्यार से एक दूसरे के साथ बिहेव करना शुरू करते हैं। तब वो कंपेनियनशिप वाला स्टेज आता है जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाता है, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ता है, प्यार बढ़ता है, समझदारी बढ़ती है और एक दूसरे को स्वीकार करके आगे बढ़ने के लिए जो एक कमिटमेंट चाहिए वो आता है। और एक दूसरे की जो छोटी छोटी गुण या कमज़ोरियाँ हैं उनको वो धीरे धीरे ज़्यादा डीपली ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं और उसके साथ एडजस्ट करके उनके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालते हैं। दोनों लोग, कोई एक नहीं, दोनों लोग जब ढालते हैं तो वो रिलेशन ज़्यादा लंबा वक्त चलता है, ऐसा मुझे लगता है। ये क्या है, कंपेनियनशिप कब आती है, जब आए एक नोट बनाइए या मेंटल वर्क करिए, उसमें अच्छाई क्या है और आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, दोनों को करना है सेम चीज़। अगर आप कमियां निकालेंगे तो एक नोटबुक भी कम पड़ेगी, क्योंकि कोई नोबडी इज़ परफेक्ट। तो अच्छाई क्या क्या है, आपने क्या पसंद करने के टाइम क्या क्या देखा था, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। बाकी के तो धीरे धीरे डेवलप होंगे ना। अभी तो एज क्या है, 20, 25, 30, कितनी होगी एज, वो अलग बात है। हमने 65 वाले को भी डिवोर्स फाइल करके हुए देखा है, तो लेकिन वो तो अलग बात थी, क्योंकि उसके जीवन मरण का प्रश्न था। उसका पति 65 की एज पे भी जो हाथ में आया उसे मारता था, तो सबने जाके समझाया, तो उसने एक स्टेप लिया और उसने डिवोर्स फाइल किया। वो पूरा अलग बात है, लाइफ एंड डेथ वाला था। बाकी वालों के लिए कहाँ लाइफ एंड डेथ का होता है ना, तो आप बिंदास करिए। तो जब इस तरह से स्वीकार करते हैं, कंपेनियनशिप के बाद बहुत ही डीप लव डेवलप होता है, दोनों के लिए ज़रूरी है ये। और वो रिलेशन जो, अगर आपने देखा हो तो काफ़ी ऐसे रील्स वगैरह भी घूमते हैं सोशल मीडिया पे कि
एल्डरली कपल्स जो होते हैं 70 प्लस या 80 प्लस वाले जो कपल्स हैं, वो किस तरह से एक दूसरे की छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि कंपेनियन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत जैसे जैसे एज बढ़ती है तब ज़्यादा ज़रूरत होती है। यंग एज में तो सबको लगता है कि हम अकेले रह लेंगे, फ्रेंड्स हैं, तब तो फैमिली में भी ज़्यादातर लोग होते हैं, फ्रेंड्स हैं, कजिन्स हैं, तो एंड ऑफ कोर्स सिबलिंग्स वगैरह होते हैं, तो ऐसा यंग एज में पता नहीं चलता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, भले लड़ाई करते हो दोनों, बट लड़ाई करने के लिए भी तो कोई चाहिए। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ऐसे जो एल्डरली कपल्स होते हैं, बड़े थोड़ा बहुत लड़ लेते हो, बट उन दोनों को एक दूसरे की हर छोटी आदत पता होती है, किसको कब क्या चाहिए वो पता होता है, और छोटी छोटी चीज़ों में एक दूसरे का इतना ज़्यादा ध्यान रखते हैं। उनकी नज़र मिलती है, नज़र मिलने में बात हो जाती है, एक को क्या चाहिए वो दूसरे को पता चल जाता है। तो ये इतना ज़्यादा डीप लव होता है आपको ऐसे वहाँ पे रोज़ रोज़ मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ बोलने की ज़रूरत नहीं, उनके बिहेवियर में ये चीज़ें दिखती है, तो तब जाके डीप लव डेवलप होता है। और मेरे हिसाब से किसी भी रिलेशन को परिपक्व होने के लिए वक्त चाहिए होता है। जैसे हम दाना बीज जो बोते हैं, तो उसको अंकुरित होने के बाहर आके एक बड़ा पेड़ बनने में और उसमें फल आने में जैसे वक्त लगता है, वैसे ही किसी रिलेशनशिप को पकने के लिए वक्त लगता है। तो जैसे बीज बोने के बाद जब तक अंकुरित नहीं होता है तब तक खुरेद खुरेद कर देखना नहीं चाहिए, तो वैसे ही रिलेशनशिप को बहुत इनिशियल स्टेज में मुश्किलें दे देकर, आर्टिफिशियली मुश्किलें क्रिएट कर कर उतना ज़्यादा टफ नहीं करना चाहिए। हर रिलेशनशिप को वक्त देना चाहिए ग्रो होने के लिए, तभी जाके वो एक बड़ा सा पेड़ बनता है जिसमें फल और फूल आते हैं, तो वो बहुत सुंदर बन जाता है। फिर ये जो स्टेज है ना लास्ट, कंपेनियनशिप तो आप एडजस्टमेंट करके भी कर सकते हो ना, जैसा है टेढ़ा है पर मेरा है, मैं क्या करूं, अभी इसके तो अच्छा कोई मिलने वाला नहीं है, थोड़ा टेढ़ा है चला लेंगे, ये घर अच्छा है, परिवार अच्छा है, तो थोड़ा बहुत टेढ़ा चला लेंगे, वो भी बोलता है टेढ़ी है चला लेंगे। कंपेनियनशिप तो हो गया, तो वो तो दो फ्रेंड्स जैसी बात हो गई ना। लेकिन डीप लव का मतलब क्या है, आप एक दूसरे को समझो। मैंने एक बुजुर्ग कपल देखा था, और अपने पद्मश्री है तुषार शुक्ल कवि गुजराती में, उसका भी एक मस्त काव्य है, उसका थोड़ा हिंदी अनुवाद करता हूँ कि एक बुजुर्ग, अभी हिंदी में लेडी को क्या बोल सकते हैं, बुजुर्गी, दादी एनीवे दादी माँ, ग्रैंड माँ। तो वो दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं कि उनको पता है कि अभी वो फ्रेंड्स को मिलने या सब्जी लेने या मंदिर गए हैं सुबह, तो जैसे आएंगे तो घड़ी में देखते रहते हैं, जैसे टाइम होता है उसके लिए चाय बनाएंगे, चाय थोड़ी स्वीट पीते हैं इसलिए रखते हैं, और वो आते ही तो बिना कुछ बोले उसके पास कप रख देते हैं, और वो धीरे से शर्माते हुए उसको याद आता है कि आज मेरी वाइफ का बर्थडे है, तो वो मोगरा की वेणी जो बालों में डालते हैं वो लेके धीरे से रखती है, वो भी शर्मा के चली जाती है अंदर। अभी आप सोचिए 75-80 की एज की बात हो रही है ये, उसमें से वो चाय पियेंगे और हंसते हंसते बोलेंगे इतना मीठा मत बनाओ, मुझे डायबिटीज़ हो जाएगा, और फिर वो वेणी लगा के आके कुछ बिना बोले ऐसे ही सिर उनके सब तरफ देखे ऐसे देखते हैं, और वो बंदा चाय में इतना मशगूल है उसको देखता भी नहीं है, फिर भी वो अपने आप खुश हो जाती है, चलो उसके सामने मैं गई ना तो स्मेल तो लिया उसने, और ये भी उसने चाय तो पिया ना, तो ये भी चाय पी के बोलता है मुझे टाइम पे तो चाय मिला ना। ये मीठी मधुरी जो जीवन है ना, वो बाद में नहीं मिलता है। वो शुरुआत कब होती है, 25 से लेके 75 की जो ये कंपेनियनशिप से डीप लव वाला है, छोटी छोटी चीज़ों में प्यार मिल जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत लंबा एपिसोड हो गया, तो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसके स्टेज के ऊपर ध्यान जरूर दीजिए, आप कौन से स्टेज पे हैं उसको देखिए, और उसको थोड़ा क्या बोलते हैं रूटीन में लाइए, और अपना ऑब्जर्व करिए अपना लग्न जीवन, और उसको मीठा मधुरा बनाइए। जिंदगी जीने के लिए अकेले जी नहीं सकते हैं, दो लोग होते हैं, तो वी से मी बनना है, राइट। आप वी ऐसे लिखेंगे ना, इसको उल्टा करेंगे तो पता चल जाएगा वी से मी बन जाता है, राइट, एक हो जाना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपको एपिसोड अच्छा लगा हो
तो ऐसे ही जहाँ कोई टकराव हो रहा है इनके साथ शेयर करिए ताकि उनकी भी लाइफ आसान हो जाए, और लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।